नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन और आज हम लोग बात करेंगे कॉर्ड इक्वाना सिंड्रोम के बारे में। कॉर्ड इक्वाना सिंड्रोम जानने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉर्ड इक्वाना टर्म है क्या। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वह अपर बैक में L1 वर्टिब्रा के आसपास आके खत्म हो जाती है और नीचे जो फिर नर्व्स बचती हैं, जो नसों का गुच्छा बनता है, उसे हम कॉर्ड इक्वाना बोलते हैं। तो अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए या फिर कोई डिस्क हर्निएशन हो जाए या फिर कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन की वजह से अगर ये नर्व रूट्स कंप्रेस होने लगे तो फिर जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम, अगर कंप्रेशन सीवियर है, बहुत ज्यादा नसें दब रही हैं, तो उनकी वजह से जो सिम्टम आते हैं उसे हम कॉर्ड इक्वाना सिंड्रोम बोलते हैं। कॉर्ड इक्वाना सिंड्रोम में मरीज को क्या क्या परेशानियां होंगी। सबसे पहले तो मरीज कमर दर्द सीवियर होगा और किसी एक पैर में या फिर दोनों पैरों में दर्द आ सकता है। मरीज को जो लैट्रिन का रास्ता है उसके आसपास के एरिया में सुनपन लग सकता है और मरीज को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूरिन करने के लिए जोर लगाना पड़ सकता है या फिर मरीज यूरिन करने के बाद भी मरीज को सेंसेशन होगा कि पेशाब पूरी तरीके से नहीं हुआ है या फिर लैट्रिन पेशाब के रास्ते के आसपास सुनपन लगेगा। या एक्सट्रीम केसेस में खांसने या छींकने से भी कई बार यूरिन बाहर आ जाता है और अगर हमारे पेशाब को रोकने का कंट्रोल चला जाता है तो ऐसे केस में थोड़ा थोड़ा करके यूरिन बाहर आता रहता है, इसलिए हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और कॉर्ड इक्वाना सिंड्रोम के केसेस में जो हमारा ब्लैडर, यानी कि जो हमारा पेशाब की थैली है, उसका फंक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। ऐसे में मरीज को पेशाब करने के बाद हम पोस्ट वार्ड रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करते हैं, यानी कि पेशाब होने के बाद ब्लैडर में कितना यूरिन बच रहा है, जो कि यूजुअली अराउंड 50 ml के आसपास होता है। अगर ज्यादा यूरिन बच रहा है इसका मतलब है कि ब्लैडर का फंक्शन अफेक्टेड। और मरीज को पैरों में सुनपन लग सकता है या फिर पैर में कमजोरी भी आ सकती है और एक्सट्रीम केसेस में सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि लिंग का खड़ा ना हो पाना, और लैट्रिन के कंट्रोल भी जा सकता है। सिम्टम्स के साथ आता है तो फिर हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं या कराने चाहिए। तो सबसे पहले मरीज को इमरजेंट एमआरआई के लिए हम भेजते हैं और एमआरआई में कई बार कुछ इस तरह की पिक्चर आती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो L4-5 बीच की डिस्क है वो हर्निएट होके बिल्कुल बाहर चली गई है और यहाँ पे जो नर्व रूट्स हैं उनको कंप्रेस कर रही है। एक पोस्ट ऑफ इमेज है जिसमें यहाँ पे एक लेमिनेक्टमी का डिफेक्ट दिख रहा है और फिर लेमिनेक्टमी करने के बाद साइड से जाकर के ये जो ऑफेंडिंग डिस्क है इसे निकाल दिया गया। जिसमें L5 और L5 जॉन्डिस प्रोलैप्स सीवियर कंप्रेशन यहाँ पे नर्व का हो रहा है। बिल्कुल कैनाल में हम देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं। कई बार अगर पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फिर मरीज ऊंचाई से गिर गया है, तो ऐसे केस में हमें सीटी स्कैन भी करा कर देख सकते हैं और साथ साथ एमआरआई भी कराते हैं केसेस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे एक वर्टिब्रा, ये मोस्ट प्रोबेबली L3 वर्टिब्रा है जो कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है और ये हमारी स्पाइनल कैनाल है। यहाँ पर जो फ्रैगमेंट है बोन का, ये नर्व्स को
कॉम्प्रेस करना है। कई बार हम एक्सरे भी कराते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं को हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। ये प्रोबेबली L5 वर्टिब्रा है, ये हमारी S1 बैकग्राउंड वर्टिब्रा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये L5 वर्टिब्रा है वो पूरी तरीके से डिस्प्लेस हो गई है और बिल्कुल पूरी तरीके से आगे आ गई है। तो कई बार ये ट्रॉमा के बाद भी हो सकता है। हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। कॉर्डाइक कॉर्नर सिंड्रोम एक इमरजेंसी है और इसमें हमें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। आइडियली 24 घंटे के अंदर सर्जरी हो जानी चाहिए, यानी कि मरीज को जब ये सारे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं उसके 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अगर नहीं ऐसा होता तो प्रेफरेबली विद इन 48 आवर्स सर्जरी हो जानी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर 24 से 48 घंटे के भीतर सर्जरी होती है तो ब्लैडर एंड बॉवल फंक्शन और अगर पैर में कोई कमजोरी है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बेहतर होते हैं। और अगर 48 घंटे के बाद सर्जरी होती है तो ब्लैडर बॉवल फंक्शन और अगर कोई कमजोरी है तो उसकी रिकवरी के चांसेस पुअर यानी कि खराब होते हैं। और जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है उसमें मेनली जो है अपेंडिंग डिस्क होता है उसको निकाल देते हैं। यह प्रोसीजर हम ओपन लेमिनेक्टमी या डिस्प्लेसमेंट के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा इंसिजन का साइज बड़ा होता है और थोड़ा बहुत जैसे पीछे डिसेक्शन भी होता है। और या तो हम इसको ट्यूबुलर डिसेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में दिख रहे हैं, इसमें थोड़ा इंसिजन छोटा होता है। और इसके साथ साथ हम माइक्रोस्कोप का भी यूज कर सकते हैं जो कि चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, जिससे हमारे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर हम इंडोस्कोप भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये ट्यूब होती है जिसके हम जिसमें कैमरा अटैच होता है, जिससे हम अंदर की जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ पर कंसोल होता है, इस पर देख सकते हैं। और फिर इसी इंडोस्कोप में पोर्ट होता है, उसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके अंदर काम कर सकते हैं या फिर दूसरा पोर्ट बना के वहां से भी हम जा सकते हैं, जिसको हम बाइपोर्टल इंडोस्कोपी बोलते हैं। और अगर कोई फ्रैक्चर या ट्रॉमा है चीज है तो उसमें कई बार हमें जो भी बोन टिश्यू को कंप्रेस करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी, उसको हमें हटाना पड़ता है और इस वजह से हमें कई बार फिक्स भी करना पड़ता है।